वेलकम बच्चों। तो बाइनोमियल थ्योरम के इस लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एग्जैक्टली क्या है। अब ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होता है, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखने में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ बाइनोमियल कोफिशिएंट एक ऐसी चीज है जो पीएनसी में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो आज के इस लेक्चर में सीखते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट एग्जैक्टली है क्या। तो नेक्स्ट हेडिंग आ गई अपने पास, बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिसको NCR लिखते हैं, या फिर इसे सिंबॉलिकली इस ब्रैकेट के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्रैकेट में सुपरस्क्रिप्ट N हो गई और सबस्क्रिप्ट R हो गई। तो NCR इस तरह से भी लिखा जाता है और NCR को इस तरह से भी लिखा जाता है, और इसका एक और नोटेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ CR लिखकर छोड़ दिया गया। तो CR जब भी लिखकर छोड़ा जाता है इसको ऐसे, तो हमेशा N क्वेश्चन में डिफाइंड होता है। तो N इन जनरल N भी हो सकता है, या फिर इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होती है। तो ये फिलहाल है अपने पास बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इसको समझते हैं एग्जैक्टली ये किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अपने पास ऐसे आ गया कि लेट n and r, n and r are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ये ऐसे इंटीजर्स है जो नेगेटिव नहीं हो सकते। बाकी इसके अदरवाइज ये कुछ भी हो सकते हैं। अगर नेगेटिव नहीं हो सकते तो या तो जीरो होंगे या फिर ये पॉजिटिव होंगे। तो लेट n and r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स such that n greater than or is equal to r, then NCR will be equal to n factorial divided by r factorial, फिर n minus r factorial। तो ये जो NCR दिया गया है इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया गया। तो NCR को लिखा जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब इसको समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स उठाते हैं जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हो। तो सबसे पहला एग्जांपल आया कि अगर कहीं पर 3C2 लिखा हुआ है, तो इसको लिखा जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवीजन में 2 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1 फैक्टोरियल। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 1, फिर 2 फैक्टोरियल को लिखा 2 मल्टीप्लीकेशन 1, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया। तो अब न्यूमरेटर को अगर सिंप्लीफाई कर दें तो न्यूमरेटर मिल गया 3 2 6 और डिनोमिनेटर मिला 2 1 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके 3 मिल गया। तो इस तरह से 3C2 की वैल्यू मिली है 3। सिमिलरली अगर अपने को वैल्यू चाहिए 5C3 इसकी, तो जैसे ही बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट अपने पास दिया गया था, इसके एक्सपेंशन फॉर्म का यूज किया फैक्टोरियल नोटेशन में, तो ये रिजल्ट देगा 5 फैक्टोरियल डिवीजन में 3 फैक्टोरियल देन 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5.4 3 2 एंड 1। 3 फैक्टोरियल को लिखा 3 2 एंड 1। 2 फैक्टोरियल को लिखा 2 एंड 1। तो अब अगर इस 3 2 1 को देखा जाए तो इस 3 2 1 को कैंसिल कर देगा। न्यूमरेटर मिल गया 5 4 या 20 एंड डिनोमिनेटर में आ गया है 2। सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया है 10। तो ये आ गया है 5C3 की वैल्यू दैट इज 10। फर्दर इसमें एक और एग्जांपल उठाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर रिजल्ट ऐसा कुछ दिया गया है 7C3, तो अब 7C3 को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखेंगे 7 फैक्टोरियल डिवीजन में 3 फैक्टोरियल, फिर 7 माइनस 3 दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो अब एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखी थी, वो प्रॉपर्टी थी कि n फैक्टोरियल को n डॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी थे, जैसे 4 फैक्टोरियल अगर दिया गया है तो उसको 4 डॉट 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर इसको 4 डॉट 3 डॉट 2 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। अगर 5 फैक्टोरियल दिया गया है तो इसको 5 डॉट 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो इसको 5 डॉट 4 डॉट 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो अब अगर इसी का यूज इस एग्जांपल में किया जाए तो 7 फैक्टोरियल को लिखा 7 डॉट 6 डॉट 5 एंड फिर 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल भी इस वजह से रोका क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल था। और फिर 3 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 3 2 1 और ये 4 फैक्टोरियल। अब इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और फिर 3 2 जा 6, ये 6 कैंसिल हो गया। फिर अपने पास बचा सिर्फ और सिर्फ 35। तो यहाँ से 7C3 को 35 लिखा जा सकता है। और अभी ये जितने भी एग्जांपल्स देखे थे, इन एग्जांपल्स को अगर फिर से समझा जाए तो जो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया था दैट इज 3C2। तो ये जो 3C2 था, एक काम करते हैं,
यहाँ से अब 3C1 को लिख लेते हैं। तो जैसे ही 3C1 को इवेलुएट किया फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करके, तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। फिर डिनोमिनेटर में ये 1 फैक्टोरियल आया एंड इनका डिफरेंस दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो न्यूमरेटर में 3.2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और इसकी भी वैल्यू 3 देखने को मिली। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड करेंगे कि 3C2 एंड 3C1 ये दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल हो गई। फिर सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया था उसमें रिजल्ट बन रहा था 5C3, मतलब 5C3 ये ऐसे दिया गया था। तो अब एक काम करते हैं, 5C2 की वैल्यू को इवेलुएट करते हैं। तो 5C2 को लिखा 5 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल एंड इनका डिफरेंस दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.4.3 फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर मिला 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 और 2 फैक्टोरियल 2 मिला, तो 20/2 सिंप्लीफाई होकर ये आ गया है 10। तो यहाँ से एक चीज ये भी मालूम पड़ी कि 5C3 एंड 5C2 दोनों की ही वैल्यूज 10 थी। तो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में इक्वल होगी। सिमिलरली जो लास्ट एग्जांपल अभी हम लोगों ने सॉल्व किया जिसमें था 7C3, तो 7C3 की वैल्यू को इवेलुएट किया गया है। अब अगर यहाँ से 7C4 की वैल्यू को इवेलुएट करें तो इसको लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो अब ये जो रिजल्टेंट आया है तो ये रिजल्टेंट भी 35 में रिड्यूस हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये चीज भी कंक्लूड की कि 7C3 एंड 7C4 ये दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल है। तो अब ये जो तीन नंबर्स अपने पास दिए गए थे इन तीनों में खास बात ये थी कि इन दोनों ही सबस्क्रिप्ट का समेशन हमेशा सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल हो रहा था। तो 4 3 7 बन रहा था, 3 2 5 बन रहा था और 3 2 5 बन रहा था, यहाँ पे 2 1 3 बन रहा था। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है और वो ये चीज है कि NCR को हमेशा NC n-R लिखा जा सकता है। अब यहाँ से R और n-R जैसे ही इनका समेशन किया तो ये n के इक्वल हो रहा था, तो यानी कि ये चीज हमेशा ट्रू है कि NCR को हमेशा NC n-R लिखा जा सकता है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि NCX को हमेशा NCY के इक्वल लिखा जा सकता है और ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई की वैल्यू n के इक्वल हो। तो या तो इस प्रॉपर्टी को इस तरह से समझेंगे या फिर इस प्रॉपर्टी को इस तरह से समझेंगे। तो ये अपने पास था बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो अब अगर इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाए तो फॉर एग्जांपल अगर अपने को वैल्यू चाहिए 13C11 की, तो अब 13C11 को डायरेक्टली 13C2 लिख लेते हैं। अब 13C11 इन दोनों का डिफरेंस अपने को 2 मिला, तो जैसे डिफरेंस 2 दिखाई दिया तो यानी कि 13C11 को 13C2 लिख कर इवेलुएट किया जा सकता है। तो अब इस तरह से इसकी वैल्यू बन जाएगी 13 डॉट, मतलब 13 फैक्टोरियल, डिवीजन में आया 2 फैक्टोरियल, देन 11 फैक्टोरियल। तो ये मिलेगा 13 मल्टीप्लीकेशन 12 मल्टीप्लीकेशन 11 फैक्टोरियल और डिवीजन में आ गया 2 फैक्टोरियल एंड 11 फैक्टोरियल। इस 11 फैक्टोरियल से ये 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट बचा 13 मल्टीप्लीकेशन 6 और 13, 13 6 जा 78। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई है 78। अगर अपने को वैल्यू इवेलुएट करनी थी और इसको थोड़ा चेंज करते हैं, अगर वैल्यू इवेलुएट करनी थी 16C15 की तो इसको सिंपली 16C1 लिख सकते हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस 1 था तो सबस्क्रिप्ट में 1 लिख दिया और सुपरस्क्रिप्ट को 16 ही रहने दिया। तो 16C15 को 16C1 लिखकर इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये बना 16 फैक्टोरियल, डिवीजन में आ गया है 1 फैक्टोरियल एंड 15 फैक्टोरियल। तो अब इसको लिखा 16.15 फैक्टोरियल एंड डिवीजन में आया 1 एंड 15 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट 15 फैक्टोरियल हो गया, तो ये कैंसिल होते ही रिजल्टेंट आ गया है 16। तो ये अपने पास इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी दी गई थी। फिर नेक्स्ट एक काम ये करते हैं कि ये जो वैल्यूज अपने को इवेलुएट करनी थी, फॉर एग्जांपल जैसे 13C2 को इवेलुएट करना था, तो अब एक काम ही कर लेते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में अपने को 2 दिखाई दिया, मतलब यहाँ से एक चीज ऐसे मिली कि इसकी वैल्यू को, मतलब ये जो 13C11 था इसको 13C2 लिख दिया था, फिर उसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया, रिजल्टेंट मिला 13 मल्टीप्लिकेशन 11, फिर मतलब 13 मल्टीप्लिकेशन 12 मल्टीप्लिकेशन 11 फैक्टोरियल, फिर 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था। तो अब यहाँ से एक चीज ये समझ में आई कि ये जो 13C2 लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो सबस्क्रिप्ट 2 गिवन था, तो अब करते ये है कि 13 के मतलब 13 फैक्टोरियल जो लिख रहे थे तो वो ऐसे आता 13 मल्टीप्लिकेशन 12 अप टू एंड सो ऑन।
तो 13 से शुरू करके दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं, तो 13 एंड 12, इसको ऐसे लिख लिया। अब दो ही नंबर्स का प्रोडक्ट इस वजह से उठाया क्योंकि सब्सक्रिप्ट में 2 दिया गया था, तो इसको ऐसे लिखा 13 मल्टीप्लिकेशन 12 और डिनोमिनेटर में 2। तो इसको इस तरह से भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 13 मल्टीप्लिकेशन 6 मतलब ये बन गया है 78। सिमिलरली ये जो 16C1 दिया गया था, तो अब सब्सक्रिप्ट 1 था तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ 16 लिखा जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 1, तो सिंप्लीफाई करके ये 16 मिल गया। फिर फर्दर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब 13C2 लिखा था तो यहाँ पर 2 होने की वजह से न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 13 एंड 12 लिख दिया, और फिर डिनोमिनेटर में इस 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स लिखे और डिनोमिनेटर में इस 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। फिर ये जो दिया गया था 16C1, तो न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 16 लिख दिया एंड डिनोमिनेटर में 1 का फैक्टोरियल लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 1 था। तो अब इसी पर बेस्ड अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए और उसको इसी मेथड से अगर सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल रिजल्ट कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मतलब एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट इस तरह से दिया गया है 17C4, तो इसको लिखा जा सकता है 17, 16, 15 एंड 14। तो अपने को करना यह है कि इस 4 की वजह से न्यूमरेटर में तो 17, 16, 15 एंड 14 मतलब 17 से शुरू करके एक एक टर्म कम करते हुए सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म्स का प्रोडक्ट लिखना है। तो ये मिलेगा 17, 16, 15 एंड 14। डिनोमिनेटर में इस 4 का फैक्टोरियल लिख देना है, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल। तो ये मिलेगा 17, 16, 15 एंड 14। डिनोमिनेटर में आ गया 4, 3, 2 एंड 1। तो इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और ये 3 5 जा 15। तो ये मिल गया 17 मल्टीप्लिकेशन 14 मल्टीप्लिकेशन 10। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर मिल जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कॉम्परेटिवली इससे थोड़ा आसान। तो अगर इसको ऐसे लिखे 9C2, तो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा 9 मल्टीप्लिकेशन 8 और डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल, तो बन गया 9 मल्टीप्लिकेशन 8 डिवीजन में आ गया 2। तो सिंप्लीफाई करें 9 मल्टीप्लिकेशन 4, तो सिंप्लीफाई करिए 36 आ जाएगा। फिर एक एग्जांपल और उठाते हैं। अगर ऐसे दिया गया 5C3, तो 5C3 को 5C2 लिख लिया सबसे पहले और फिर इसको ऐसे लिखेंगे 5.4 और डिवीजन में 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2.1 आ गया। तो अब ये रिजल्टेंट देगा 10। फिर इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो कहीं पर 10C7 लिखा हुआ है, तो इसको 10C3 लिख लेते हैं। अब इस 3 की वजह से न्यूमरेटर में बनेगा 10, 9 एंड 8, डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 10, 9, 8 डिवीजन में 3, 2 एंड 1। तो ये मिला 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8, तो ये बन गया है 120। फिर इसी पर बेस्ड एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर दिया है 12C10, तो इसको लिखा जाएगा 12C2 और फिर नेक्स्ट इसको लिखा 12 मल्टीप्लिकेशन 11 डिवीजन में 2 का फैक्टोरियल, तो ये मिल जाएगा 11 और 12 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया 6, तो सिंप्लीफाई करा गया 66। तो ये फिलहाल था अपने पास बाइनोमियल कोफिशिएंट। फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपने पास दिए गए थे और कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी गई थी। अब ये जो प्रॉपर्टीज दी गई है वो बाइनोमियल थ्योरम में भी फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, साथ ही साथ इनका यूज करके मतलब ऐसे जो एक्सप्रेशंस फर्दर अपने को दिखाई दे रहे होंगे पीएनसी जैसे क्वेश्चंस में, तो वहां पर भी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मतलब ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट अपने पास है ये बाइनोमियल थ्योरम में तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ ये पीएनसी में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे ये जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, तो ये प्रॉपर्टीज भी अपने को याद होनी ही होनी चाहिए और साथ ही साथ इनका एप्लीकेशन भी जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है।